हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना पठन पाठन कर रहे होंगे। हम लोग जो एंडोक्राइनोलॉजी में अपना टॉपिक्स पढ़ रहे थे वो था हमारा एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रीनल ग्लैंड्स में हम लोगों ने एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो डिफरेंट टाइप की सेल्स थी उससे जितने भी तरह के हमारे हार्मोन्स रिलीज होते थे उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि जो हमारी एड्रीनल कॉर्टेक्स होती है उसमें जितनी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि ज़्यादा या कम सिक्रेशंस की वजह से होते हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ा था वो एड्रीनल ग्लैंड को डिस्कस किया। उसमें एड्रीनल ग्लैंड पे अगर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालें तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारी किडनी की बिल्कुल टॉप पर क्या होती है, पाई जाती है। दूसरी बात अपने को देखने को मिलता है कि इसका लगभग 4 से 5 ग्राम क्या होता है, वेट होता है। इसको हम लोग कई सारे नेम से जानते हैं। इसको हमने आपको बताया था कि सुप्रा रीनल ग्लैंड नाम देते हैं, ईपी रीनल ग्लैंड का नाम देते हैं, उसको हम लोग 4S ग्लैंड का नाम देते हैं, 3F ग्लैंड का नाम देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए आज हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि एड्रीनल कार्टेक्स से जो डिफरेंट टाइप के हमारे हार्मोन्स रिलीज होते थे उनमें अगर किसी की कमी हो जाए या किसी की अधिकता हो जाए तो वहाँ से कौन कौन से हमारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं अथवा जो डिजीज होती हैं वो काज होती हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। जैसा यहाँ पर लिखा भी गया है कि डिजीज ऑफ एड्रीनल कार्टेक्स। तो एड्रीनल कार्टेक्स की बात करें तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा हाइपोसिक्रेशंस की वजह से लिखा है। मैंने दूसरा जो लिखा है वो हाइपर सिक्रेशंस की वजह से लिखा है। तो जो सबसे पहला हाइपोसिक्रेशंस की वजह से जो हमारा डिसऑर्डर्स होता है उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म का नाम देते हैं। हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म का नाम देते हैं। जो दूसरा डिजीज है इसको हम लोग एडसन डिजीज का नाम देते हैं। इट मीन्स जो हमारा हाइपोसिक्रेशंस होता है उस हाइपोसिक्रेशंस की वजह से अपने को दो तरह की क्या होती हैं, डिजीज देखने को मिलती हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन, अगर जब उसका सिक्रेशंस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तब अपने को डिफरेंट टाइप के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो देखने को मिला। पहला अपने को देखने को मिला कि कुशिंग डिजीज रहा। दूसरा अपने को देखने को मिला एड्रीनल विरिलिज्म की प्रॉपर्टीज देखने को मिली अथवा डिजीज देखने को मिली। इन दोनों में एक कॉमन सा डिफरेंस होता है कि ये क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि एड्रीनल जो विरिलिज्म होता है वो फीमेल की बॉडी में देखने को मिलता है और जो गायनकोमास्टिया होता है ये क्या होता है, मेल की बॉडी में देखने को मिलता है, जिससे इसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है और फीमेल की बॉडी में क्या होता है, दाढ़ी मूछ निकलने लगती है। नेक्स्ट क्या होता है, कॉर्न डिजीज अथवा इसी का एक नाम और होता है एल्डोस्टेरोनिज्म। तो इस तरह से यहाँ पर अपने को देखने को मिला कि 4 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, अपने को डिसऑर्डर्स देखने को मिले जो कि क्या होते हैं, हमारा जो ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड एज वेल एज क्या होता है हमारा गोनाडोकार्टिकॉइड हार्मोन्स होते हैं, उनकी पर्टिकुलर डिफिशियंसी अथवा सॉरी नॉट डिफि उनकी पर्टिकुलर एफिशिएंसी की वजह से क्या होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला डिसऑर्डर्स होता है हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, जिनको हम लोग नाम देते हैं स्टीरोनिज्म का नाम देते हैं। अगर हम लोग उसकी बात करें तो सबसे पहली बात ये ग्लूकोकार्टिकॉइड की कमी से होता है। मतलब जब ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन का जो सिक्रेशंस होता है वो कम मात्रा में होता है, क्योंकि हाइपो है तो जाहिर सी बात है वो कम मात्रा में होगा, और जब ये कम मात्रा में होता है इसका सिक्रेशन, तो अपने को दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहली चीज इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो गया। अब जब हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो गया इसका मतलब हम हमारी बॉडी में सिग्नल मिलना बंद हो गया, मैसेज मिलना बंद हो गया। जब मैसेज मिलना बंद हो गया तो दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है कि हमारी ब्लड वेसल्स में क्या होता है, पोटेशियम का जो लेवल होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, एक तरह का डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाता है। जिस डिसऑर्डर्स को हम लोग सबसे पहला जो यहाँ पर लिखा गया है हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म क्या होता है, डिसऑर्डर्स अथवा डिजीज का नाम देते हैं। अब उसी क्रम में हम लोग दूसरी की बात करते हैं, तो जो दूसरा हमारा लिखा गया है वो क्या होता है, एडसन डिजीज होता है। अगर हम लोग एडसन डिजीज की बात करें तो इसको हम लोग नॉर्मली कई बार आपको पढ़ा चुके हैं एडसन डिजीज के बारे में, कि जो हमारा एडसन डिजीज होता है उसको सबसे पहले डिस्कवर्ड करने का जो क्रेडिट है वो थॉमस एडिसन का है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसके आगे थोड़ा सा पढ़ें। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि एडसन डिजीज के बारे में। मैंने अभी अभी आपको थोड़ा सा बताया, और इसके बाद जब हम आपको इंट्रोडक्टरी पॉइंट पढ़ा रहे तो उसमें भी बताया था। एड्रीनल ग्लैंड का जो मेरा सबसे पहला लेक्चर है उसमें भी मैंने आपको बताया था एडसन डिजीज के बारे में। तो अगर हम लोग एडसन डिजीज की बात करें कि जो हमारा एडसन डिजीज होता है
इस एडिसन डिजीज को हम लोग एक नाम और देते हैं, इसका जो नाम है उसको हम लोग हाइपो एड्रीनालिज्म हार्मोन का नाम देते हैं, सॉरी हाइपो एड्रीनालिज्म डिजीज का नाम देते हैं। इसका मतलब इसके दो नेम हो गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसके दो नेम हो गए। इसको सबसे पहले डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है? थॉमस एडिसन को जाता है। सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि सबसे पहले इसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में सबसे पहले वो थॉमस एडिसन को जाता है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि ये ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स, जब ग्लूकोकार्टिक्वाइड हार्मोन का सिक्रीशंस क्या होता है? कम होने लगता है, तब ये डिसऑर्डर्स जो होता है देखने को मिलता है। और अगली बात आपको यह याद रखना है कि फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन, ये सबसे पहला क्या होता है? डिसऑर्डर्स होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का। इट मींस एडिसन जो डिजीज है इसको सबसे पहले डिस्कवर करने का जो काम है वो थॉमस एडिसन ने किया, 1855 ईस्वी में किया। ये ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन का जब सिक्रीशंस होता है वो सबसे कम मात्रा में होता है, तब यह डिजीज काज होती है। तीसरी बात अपने को ये पता चल गई कि फर्स्ट डिसऑर्डर्स ऑफ द क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें अपने को देखने को मिलता है मस्कुलर ऐसा कह सकते हैं वेट लॉस होता है, इसमें मस्कुलर वेट लॉस होता है। अगली बात अपने को देखने को मिलता है कि इसमें क्या होता है? काफ़ी वीकनेस आ जाती है। वीकनेस के साथ साथ अपने को देखने को मिलता है लो बीपी, इसमें ब्लड प्रेशर भी क्या होता है? कम हो जाता है। और साथ ही साथ देखने को मिलता है डार्कनिंग ऑफ स्किन, कि जो स्किन का कलर होता है वो काफ़ी क्या होता है? डार्क होने लगता है। और जब काफ़ी डार्क होने लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंथेसिस ऑफ मेलानिन मोर, इसमें क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ मेलानिन। इसका मतलब इसमें मेलानिन की क्या होती है? सिंथेसिस होने लगती है। और मेलानिन के सिंथेसिस होने की वजह से अपने को देखने को मिलता है कि इसमें स्किन का जो कलर होता है, जो स्किन कलर होता है वो कैसा हो जाता है? वो ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। स्किन का कलर कैसा हो जाता है? वो ब्रॉन्ज कलर का अपने को देखने को मिलता है। मस्कुलर वेट लॉस होने लगता है, वीकनेस आने लगती है, बीपी लो होने लगती है, डार्कनिंग ऑफ स्किन, स्किन काफ़ी क्या होती है? डार्क होने लगती है। जब जाहिर सी बात है काफ़ी डार्क होने लगेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेसिव अमाउंट में क्या होता है? मेलानिन का क्या होता है? डिपोजिशंस होने लगता है, उसके सिंथेसिस होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे जो स्किन का कलर होता है वो कांस्य कलर का अथवा कैसा होता है? वो ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। जिससे अपने को देखने को मिलता है कि जो बॉडी होती है उसमें एक तरह का डिजीज काज हो गया, जिस डिजीज को हम लोगों ने एडिसन डिजीज अथवा दूसरे शब्दों में इसको हाइपोएड्रीनालिज्म का नाम हम लोग देते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि हाइपर सिक्रीशंस के होने से कौन कौन से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो काज होते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए होंगे। अब हम लोग उसके आगे डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा क्या था? ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन। तो हाइपर सिक्रीशंस में सबसे पहला जो हमारा डिजीज होता है उस डिजीज को हम लोग नाम देते हैं कुशिंग डिजीज। अब कुशिंग डिजीज को सबसे पहले डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो हार्वे कुशिंग को जाता है। हार्वे कुशिंग ने 1932 ईस्वी में सबसे पहले क्या किया था? इसको उन्होंने डिस्कवर करने का काम किया। और अगली बात ये देखने को मिलता है कि मोर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड, इसका मतलब जब हमारा ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन का जो सिक्रीशंस होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें सबसे एक सिंपल आइडेंटिफाइंग फीचर्स देखने को मिलता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है उसका जो फेस होता है वो कैसा होता है? मून लाइक अपीयरेंस हो जाता है। इट मीन्स मून लाइक फेस जो होता है वो कुशिंग डिजीज की वजह से अपने को देखने को मिलता है। अगला है एड्रीनल विरिलिज्म एज वेल एज गायनेकोमैस्टिया। तो हमने इसमें दोनों तरह के क्या किए हैं? 3 करेक्टर्स लिखे हुए हैं और तीनों करेक्टर्स में मैंने इसको क्या किया है? आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया है कि कैसे हम लोग एड्रीनल विरिलिज्म एज वेल एज गायनेकोमैस्टिका को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करके उनके डिस्टिंग्विश फीचर को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पर लिखा गया है कि इट अकर इन फीमेल, इट मीन्स एड्रीनल विरिलिज्म। जिसे गायनको लिखा गया तो इसका मतलब दिमाग में आता है कि फीमेल का लक्षण नहीं। जो एड्रीनल विरिलिज्म है वो क्या है? वो हमारा फीमेल का करेक्टर है। लेकिन जो हमारा गायनेकोमैस्टिया है वो किसका करेक्टर्स है? वो मेल का करेक्टर्स है। अब जो एड्रीनल विरिलिज्म होता है वो मोर सिक्रीशंस ऑफ मेल हार्मोन पाया गया फीमेल में,
लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि इसमें मेल हार्मोन का जो सिक्रीशंस होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पर ये पाया जा रहा है फिर मेल में, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि फीमेल हार्मोन का जो सिक्रीशंस है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और उसके ज़्यादा देखने की वजह से अपने को देखने को मिलता है इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मेल करेक्टर, जिसकी वजह से क्या होता है फीमेल के अंदर क्या होते हैं मेल के करेक्टर्स क्या होते हैं विकसित हो जाते हैं, जिनकी वजह से क्या देखने को मिलता है बियर्ड एज वेल एज क्या होते हैं मुस्टेचेज, इसका मतलब दाढ़ी और मोछ उसके अंदर क्या होती हैं उस फीमेल की बॉडी में क्या होते हैं दाढ़ी और मोछ क्या होते हैं आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है अब ये तो मेल का करेक्टर है, लेकिन ये फीमेल की बॉडी में क्या हो रहा देखने को मिल रहा है, मतलब फीमेल हार्मोन इसमें ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। तब यहाँ पर क्या होता है उस फीमेल करेक्टर्स के अंदर क्या होता है अपने को देखने को मिलता है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। इट मीन्स अगर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा तो इसका मतलब उसकी बॉडी में क्या होता है जो हमारे मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है एनलार्ज होने लगती है। तो इस तरह से हाइपोसिक्रीशंस में कुशिंग डिजीज जो कि ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स की इफिशियंसी की वजह से हो रहा है, एड्रीनल वेरेलिज में जो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है ये फीमेल की बॉडी में है लेकिन मेल हार्मोन्स इसमें ज़्यादा है, तो मेल हार्मोन्स होगा तो इसका मतलब एंड्रोजन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, इसमें फीमेल हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा। इसका जो करेक्टराइज फीचर्स होता है इसमें दाढ़ी और मोछ आने लगती है और इसमें मेल की बॉडी में क्या होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपने चौथे पॉइंट को जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं कौन डिजीज का नाम देते हैं। तो हम लोग कौन डिजीज डिस्कस कर लेते हैं कि कौन डिजीज हमारी क्या होती हैं। तो कौन डिजीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको सबसे पहले देने का जो क्रेडिट है वो वैज्ञानिक कौन को ही जाता है, क्योंकि कौन वैज्ञानिक है उन्होंने अपने ही नाम के आधार पर क्या किया था उसका नाम कर दिया था। तो ये चौथा हमारा है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं कौन डिजीज, इसको हम लोग कौन डिजीज का नाम देते हैं। अब कौन डिजीज की बात करते हैं तो इसको सबसे पहले देने का जो क्रेडिट है वो जाता है जीरोम जीरोम कॉन। जीरोम कॉम को 1955 ईस्वी में इन्होंने 1955 ईस्वी में क्या किया था सबसे पहले कौन डिजीज को देने का काम किया और उन्होंने बताया था कि इसमें क्या होता है ये किसकी इफिशियंसी की वजह से होता है तो मोर सिक्रीशन ऑफ मिनरेलोकार्टिकॉइड्स, ये जब ज़्यादा सिक्रीशंस होता है किसका मिनरेलोकार्टिकॉइड्स का तब ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स जो होता है वो काज होता है, जिसमें अपने को सबसे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखने को मिलता है इसमें डिक्रीज होने लगता है क्या पोटेशियम आयन। इसमें जो हमारा पोटेशियम आयन होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है डिक्रीज होने लगती है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए डिसऑर्डर्स हो गए। अब हम लोग उसके आगे डिस्कस कर लेते हैं। हमारा एक पार्ट और बचा हुआ था जिसको हम लोग जो नाम देते हैं एड्रीनल मेडुला का। तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लोग एक एड्रीनल मेडुला के पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो हमारा दूसरा पार्ट यहाँ पर बचा हुआ था क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉर्टेक्स अब स्टडी कर लिया कि हमारा कॉर्टेक्स क्या होता है। अब हम लोग एड्रीनल मेडुला को डिस्कस कर लेते हैं कि एड्रीनल मेडुला क्या होता है, क्योंकि ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला क्या होता है ये इनर मोस्ट पार्ट होता है पहली बात। दूसरी बात ये क्या होता है ये 10 से 20% पार्ट को क्या करता है ये कंटेन करता है। तीसरी बात इसमें क्या पाई जाती है क्रोमैफिन सेल पाई जाती है और ये क्रोमैफिन सेल जो होती है वो क्या करती है हमारे दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करती है, जिस हार्मोन्स को हम लोग पहला नाम देते हैं एपिनेफ्रिन, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं एपिनेफ्रिन, अथवा इसी का नाम एक और होता है एड्रीनालिन। एड्रीनालिन दूसरा जो होता है उसको हम लोग नार एपिनेफ्रिन बोलते हैं, अथवा इसी का एक नाम और होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं नॉर एड्रीनालिन। तो इसके क्या होते हैं दो पार्ट अपने को देखने को मिलता है। जो हमारा एड्रीनल मेडुला का पार्ट होता है ये डायरेक्टली कंट्रोल होता है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टली कंट्रोल्ड टू, किसके थ्रू से डायरेक्टली कंट्रोल्ड होता है तो
सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट मीन्स जो हमारा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उस सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू से क्या होता है, ये डायरेक्टली क्या होता है, कंट्रोल होता है। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो हमारे क्रोमैफिन सेल्स होती हैं, उस क्रोमैफिन सेल्स से क्या होते हैं, हमारे ये दो तरह के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जिस हार्मोन्स को हम लोग एपिनेफ्रिन हार्मोन्स का नाम देते हैं, अथवा दूसरा जो हमारा क्या होता है, एड्रेनालिन हार्मोन्स होता है, ये रिलीज होता है। अब जो हमारा एपिनेफ्रिन हार्मोन्स होता है, ये इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, रिलीज होता है। ये क्या होता है कि इमरजेंसी कंडीशंस में क्या होता है, ये रिलीज होता है। इमरजेंसी कंडीशन का मतलब ये होता है कि जैसे अचानक में कोई चीज़ ऐसी आ जाए जिसको हम क्या करें, डिसाइड ना कर पाएँ, तो उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी में एपिनेफ्रिन जो हमारा हार्मोन्स होता है, वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है। और फिर क्या करता है, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है। फिर ब्रेन को सिग्नल भेजने के बाद में क्या होता है, पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम होता है, वो क्या होता है, लग जाता है उस काम पे। तो इस तरह से हमारा जो एपिनेफ्रिन हार्मोन्स होता है, उस एपिनेफ्रिन हार्मोन्स को हम लोग एक नाम और बोलते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स का नाम देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन्स का भी नाम देते हैं। और साथ ही साथ हमको इसको एक नाम और देते हैं, इसी को हम लोग फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन्स का भी नाम देते हैं। इट मीन्स इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन्स का नाम देते हैं, इसी को हम लोग फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन्स का भी नाम देते हैं। साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है, वो कैसा होता है, एक तरह का ये फिनोलिक हार्मोन्स होता है। कैसा हार्मोन्स होता है ये, एक तरह का फिनोलिक हार्मोन्स होता है। ये जो क्वेश्चन है आपका टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्या हुआ था, ये पूछा गया था कि एड्रेनलिन वो कौन सा हार्मोन्स होता है जो फिनोलिक हार्मोन्स होता है। तो उसमें कई सारे ऑप्शन थे, जिसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो एपिनेफ्रिन अथवा क्या होगा, एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होगा वो क्या होगा, वो सही होगा। तो ये हमारा फिनोलिक हार्मोन्स भी हो गया, एपिनेफ्रिन भी हो गया, एड्रेनलिन हार्मोन्स भी हो गया, इमरजेंसी हार्मोन भी हो गया, फाइट एंड हमारा फ्राइट हार्मोन्स भी हो गया। इसके कुछ बेसिक फंक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशंस में रिलीज होता है। तो ये क्या करता है, सारी चीज़ों की रेट को क्या कर देता है, वो बढ़ा देगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के रेट को वो घटाता है, और वो क्या होता है, डिक्रीज द रेट ऑफ डाइजेशन। वो डाइजेशन की रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बाकी की सारी रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। जैसे बीपी को बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिस्पायरेशन को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। इट मीन्स ये डिक्रीज करेगा केवल सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ डाइजेशन की, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में हमको खाने पीने से, भोजन पचाने से मतलब नहीं है। हमारा लीवर क्या करेगा, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स तुरंत ही मैसेज करेगा ब्रेन को, ब्रेन तुरंत ही मैसेज करेगा हमारे लीवर को। जैसे ही लीवर के पास मैसेज आएगा, तुरंत ही क्या करेगा, वो एक्सेसिव अमाउंट में उसको सूचना मिलेगी कि आप ग्लूकोज को क्या करिए, रिलीज करिए। और फिर वो ग्लूकोज क्या होगा, वो रिलीज होगा। और वो ग्लूकोज कहाँ पर यूज होगा, खाने पीने में नहीं, हमको दौड़ना है या जिस भी पर्टिकुलर कंडीशंस में हमारे इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज हुआ है, उसको थ्रू से क्या करेंगे, हम अपने वर्क को प्रोसीड करेंगे। इसलिए क्या करेगा, इसमें रेट ऑफ डाइजेशन का कोई काम नहीं है। ये बीपी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। साथ ही साथ रिस्पायरेशन को भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। हमारी जो हार्ट बीट रेट होती हैं, हार्ट बीट रेट को भी क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। साथ ही साथ जो प्यूपिल डायमीटर्स होता है, आँख की पुतलियाँ जो होती हैं, इसको भी प्यूपिल डायमीटर्स को क्या कर देता है, ये बढ़ा देगा। साथ ही साथ टीयर सिक्रीशंस को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। टीयर सिक्रीशंस को भी क्या करता है, ये बढ़ा देता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, वो अपने को देखने को मिलेगा कि जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, उन सारी चीज़ों के रेट को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। लास्ट वन हमारा क्या होता है, नॉन एपिनेफ्रिन, अथवा जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन अथवा नार एड्रेनलिन, नार नॉट नॉन, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। इसका जो सबसे मेन फंक्शंस होता है, वो क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स। ये हमारे ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन के, इट मीन्स
जो हमारा डायमीटर्स होता है उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। इसकी वजह से क्या होता है, अपने को हाई ब्लड प्रेशर, जिससे हमारी जो बीपी होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, इट मीन्स जो पेरिफेरल रीजन पे क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनका डायमीटर क्या होता है, कम हो जाता है। तो कम होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर्स होता है, जो बीपी होती है वो क्या होती है, ये बढ़ जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये सारा का सारा हमारा एड्रीनल ग्लैंड के बारे में ये पूरा का पूरा ऑल अबाउट था, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा 2 पार्ट में क्या किया, डिस्कस किया। अभी तक हमारी जो वीडियो थी, आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशंस की वजह से क्या होता था, 10 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे इधर उधर जाती थी। लेकिन अब जो हमारी शॉर्ट वीडियो है, आप लोगों को 5 बजे एग्जैक्ट प्रयास किया जाएगा कि 5 बजे आपको पूरी की पूरी शॉर्ट वीडियो मिल जाए, और 6 बजे जो हमारा हैंड रिटन नोट्स के रूप में और साथ ही साथ जो लाइव रिकॉर्डेड वीडियो रहता है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाए। तो हमने 5 बजे शॉर्ट वीडियो को और 6 बजे जो है वो लॉन्ग वीडियो जो हैंड रिटन नोट्स के रूप में और साथ ही साथ जो हम आपको लाइव देते हैं, उसको हमने डिसाइड किया हुआ कितना वीडियो जो है आपको टाइमली पहुंच जाए, ताकि आपको वेट ना करना पड़े। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलता रहे। अगर हमारे कोई जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं, जो पुराने बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि जो हमारे बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं, जो बायोलॉजी अभ्यर्थी हैं, जो कि प्रिपरेशंस कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी बायोलॉजी का कम्पिटिटिव एग्जाम से अगर उसकी किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन सभी के लिए क्या रहेगा, ये काफ़ी यूजफुल और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जिस दिन भी आपका पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि वीडियो मैंने काफ़ी छोटा छोटा दिया हुआ है, ताकि आपको पढ़ने में बोरियत ना हो। आधे घंटे, 20 मिनट, 40 मिनट का वीडियो रहे, आप उसको 1x 2x, अगर आपको विजुअलिटी क्लियर नहीं है तो आप उसको क्या करते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसके रेजुलेशंस पावर को, ताकि आप लोगों को वीडियो और भी क्लियर दिखाई दे। तो हम आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।